तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये चैप्टर आज मैं एक नई आवाज़ में लेकर आया हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वाली आवाज़ ज़्यादा पसंद आई या फिर पुरानी वाली। और हाँ, ये भी लिखना मत भूलना, आप पॉकेट एफएम से आए हो या यूट्यूब से। आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। थैंक यू, और कहानी का मज़ा लीजिए। ऑडिटोरियम में धुएं का गुबार धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन उन 5 परछाइयों के चारों ओर का ओहरा इतना तीव्र था कि हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। हजारों की भीड़ ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। हर किसी की नज़रें बस उस एक पल का इंतजार कर रही थीं जब स्पॉटलाइट उन चेहरों को बेनकाब करेगी। सबसे ज्यादा बेताबी अगर किसी के दिल में थी तो वो थी ईशा। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह पसलियों से टकरा रहा था। उसे उस बीच वाली परछाई में, उस चलने के अंदाज में, उस लापरवाही से कंधे हिलाने के तरीके में कुछ ऐसा अपनापन लग रहा था जो उसे डरा रहा था। ये नहीं हो सकता, ईशा ने बुदबुदाया। बगल में बैठी सिल्वी ने ईशा की घबराहट को भांप लिया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन कहा, तैयार हो जाओ ईशा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खाने के लिए। तुम्हारा भाई अब वो नहीं रहा जिसे तुम जानती थीं। तभी खटाक, ऑडिटोरियम की छत पर लगी विशाल स्पॉटलाइट्स एक साथ ऑन हुई। उनकी तेज दूधिया रोशनी सीधे उन 5 एम्परर सक्सेसर्स पर जा गिरी। धुआं पूरी तरह हट गया और वो 5 चेहरे दुनिया के सामने आ गए। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा कान फाड़ने वाला था। लेकिन यह सन्नाटा बस 1 सेकंड ही टिका। अगले ही पल पूरे ऑडिटोरियम में जैसे भूचाल आ गया। सबसे बीच में काले रंग का एक लंबा शाही ओवरकोट पहने, हाथों को जेब में डाले और चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए खड़ा था ध्रुवांश। उसके दाईं ओर अपनी शांत लेकिन बेहद आकर्षक छवि के साथ खड़ा था कबीर। बाईं ओर फौलादी शरीर और तीखी नजरों वाला अनिकेत। कबीर के बगल में बला की खूबसूरत लेकिन खतरनाक तेवर लिए खड़ी थी माही। और अनिकेत की दूसरी तरफ अपने रईस अंदाज और शाही हेकड़ी, जो अब गर्व में बदल चुकी थी, के साथ खड़ा था विवेक रायचंद। ईशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपने सीट पर पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसका मुंह खुला रह गया था और पलकें झपकना भूल गई थी। भाई, उसके गले से बस एक ही शब्द निकला, जो इतना धीमा था कि खुद उसे भी सुनाई नहीं दिया। और कबीर, उसका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। मेरे भाई जो घर पर देर तक सोते थे, जो मेरी डांट सुनते थे, जो हमेशा मजाक करते रहते थे और हमेशा घायल होके आते थे, वो देश के एम्परर सक्सेसर हैं। वो इतने बड़े हंटर हैं। और कबीर, वो कबीर जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो भी। सिर्फ ईशा ही नहीं, पूरे ऑडिटोरियम में खलबली मच गई थी। भीड़ में से अचानक आवाजें उठने लगी। अरे ये तो वही लोग हैं, पीछे की सीट से एक छात्र चिल्लाया, जिन्होंने कल वो करोड़ों की सुपर कार से एंट्री ली थी। मैं कह रहा था ना, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, ये तो लेजेंड्स हैं। हाँ भाई, मुझे तो लगा था ये यहाँ के न्यू एडमिशन है, अमीरजादे होंगे, लेकिन ये तो हमारे एम्परर सक्सेसर निकले। तभी एक और समूह जो कैफेटेरिया की घटना का गवाह था, जोश में चीख पड़ा, अरे यार, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कल कैफेटेरिया पर उन सीनियर हंटर्स का झगड़ा खत्म किया था। एक लड़के ने उत्साह में अपनी सीट पर खड़े होकर कहा, हाँ मैंने देखा था, उस बीच में खड़े काले लॉन्ग कोट वाले ने, ध्रुवांश नाम है उनका, उसने तो उस पूरी बदमाश हंटर टीम को धूल चटा दी थी। भाई, इसका ऑरा तो देखो, क्या पर्सनैलिटी है। लड़कियों के बीच तो जैसे कयामत आ गई थी। ओह माय गॉड, वो देखो, वो वाला जो ध्रुवांश था, वो कितना क्यूट है यार। अरे उसको छोड़ो, एक लड़की ने अपनी सहेली को कोहनी मारी। वहाँ कोनी में गौर से देखो, वो कबीर राय है, रॉयल फैमिली का वारिस। मैंने उसे मैगजीन में देखा है, वो भी सक्सेसर है। आज तो दिन बन गया। पूरा हॉल चर्चाओं का बाजार बन चुका था। हर कोई हैरान था। लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर खुशियां उत्साह नहीं, बल्कि जलन और शक की लकीरें थीं। ये वो स्टूडेंट्स थे जो खुद हंटर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे और अपनी छोटी मोटी शक्तियों पर बहुत घमंड करते थे। ऑडिटोरियम के कोने में सीनियर हंटर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हाथ बांधे खड़ा था। उनकी नजरों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। सक्सेसर, मजाक है क्या? शक्लें देखी इनकी, दूध पीते बच्चे लगते हैं। अभी तो मुझे भी ठीक से नहीं आई और इन्हें एम्परर सक्सेसर बना दिया। उसके साथी ने सहमति में सर हिलाया। सही कह रहा है भाई, मुझे तो लगता है ये सब पैसों का खेल है। वो विवेक को देख, एम्परर अमर रायचंद का बेटा है, वो कबीर राय फैमिली से है, और वो बाकी भी किसी न किसी बड़े घराने से होंगे। नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर। असली मेहनत करने वाले तो हम जैसे लोग ही लाइन में लगे रह जाते हैं, और ये बड़े बाप की औलादें सीधा स्टेज पर पहुंच जाती हैं। देखते हैं कितना दम है इनमें, तीसरे ने दांत पीसते हुए कहा। स्टेज पर खड़े होकर पोज देना आसान है, असली डीमन सामने आएगा तो नानी याद आ जाएगी इन्हें।
ये बातें दबी आवाज में हो रही थी, लेकिन स्टेज पर खड़े पांचों सक्सेसर्स के सेंसेस इतने तेज थे कि वो इस शोरगुल में भी उस नफरत को महसूस कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शेर कुत्तों के भौंकने पर मुड़कर नहीं देखते। होस्ट लड़की, जो खुद भी स्टेज पर उनके ऑरा से कांप रही थी, हिम्मत जुटाकर माइक संभाला। वो धीरे धीरे बहुत ही सम्मान के साथ उनके पास गई। वेलकम टू होप कॉलेज। आज आप सबको यहाँ देखकर हम बहुत खुश हैं। पूरा देश आपको देखने के लिए तरसता है। उसने भीड़ की तरफ देखा और फिर वापस उन पांचों की तरफ। हमारे स्टूडेंट्स और शायद पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आप लोग इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। एक एम्परर सक्सेसर बनने का सफ़र कैसा होता है। उसने माइक सबसे पहले माही की तरफ बढ़ाया। माही ने एक पल के लिए माइक को देखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द और उससे भी गहरा गुस्सा था। उसने माइक हाथ में लिया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें इतनी ठंडक थी कि ऑडिटोरियम का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। सफ़र? माही ने एक फीकी कड़वी मुस्कान के साथ शुरुआत की। मेरा सफ़र किसी सपने जैसा नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 6 या 7 साल की, तब डीमंस ने मेरे दादा दादी के गांव पर हमला किया था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। उस हमले में माही की आवाज़ थोड़ी भारी हुई, लेकिन उसने उसे टूटने नहीं दिया। वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा, न बच्चे न बूढ़े, यहाँ तक कि हमें उनकी लाशें भी नहीं मिली। डीमंस सब कुछ खा गए थे। हॉल भी बैठे कई स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो गए। जो हंटर स्टूडेंट्स अभी उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे भी गंभीर हो गए। माही ने जारी रखा, मैं शहर में अपने मॉम डैड के साथ रहती थी। जब हमें खबर मिली और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ खून से सनी मिट्टी और टूटे हुए मकान थे। उस दिन उस खूनी मंजर के बीच मैंने कसम खाई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आ गई। मुझे एक राह चलते टीचर मिले जिन्होंने मेरे अंदर की आग को पहचाना। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने खुद डीमंस का शिकार करना शुरू किया और फिर एक दिन मेरी हंटर शक्तियां जाग उठीं। माही ने भीड़ की तरफ सीधे देखा। उसकी नज़रें इतनी तीखी थीं कि लोग नज़रें चुराने लगे। उसके बाद से मैंने फिर कभी किसी डीमन पर रहम नहीं किया। मेरे लिए हर डीमन सिर्फ एक लाश है जिसे दफनाना बाकी है। जैसे ही माही ने अपनी बात खत्म की, ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान था। उसके दर्द ने सबके दिलों को छू लिया था। माहौल बहुत गंभीर हो चुका था। तभी पास खड़े ध्रुवांश ने अपना मुंह कबीर के कान के पास ले जाकर धीरे से फुसफुसाया, हाँ भाई, लग रहा है इसने रहम न करने वाली बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली है। ध्रुवांश ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब डीमन हो या इंसान, ये किसी पर रहम नहीं करती। सुबह ही मुझे नाश्ते के लिए घूर रही थी, जैसे कच्चा चबा जाएगी। ये सुनना था कि कबीर और अनिकेत अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे दोनों मुंह नीचे करके खी ही करने लगे। गंभीर माहौल एक पल में हल्का हो गया। माही ने तुरंत अपनी गर्दन मोड़ी और ध्रुवांश को एक ऐसी कातिलाना नज़र से देखा कि अगर नज़र से कोई मर सकता तो ध्रुवांश की वहीं समाधि बन जाती। चुप रहोगे तुम? माही ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। भीड़ में हल्की हंसी दौड़ गई। लोगों को एहसास हुआ कि ये भगवान जैसे दिखने वाले लोग भी आखिरकार दोस्त ही हैं। इसके बाद होस्ट ने माइक विवेक की तरफ बढ़ाया। विवेक, जो हमेशा अपनी रईसी और ताकत के नशे में रहता था, आज थोड़ा अलग लग रहा था। उसने माइक लिया और एक गहरी सांस ली। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अमर रायचंद का बेटा हूँ। विवेक ने सीधे उन हंटर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा जो उसकी बुराई कर रहे थे। वो लड़के सकपका गए। लेकिन सच ये है, विवेक ने अपनी आवाज़ नर्म की, मेरी माँ मेरे बचपन में ही बीमारी से गुजर गई थी। मेरे पिता, वही मेरे लिए सब कुछ थे। ध्रुवांश ने तिरछी नज़रों से विवेक को देखा। उसे पहली बार विवेक के अंदर का वो अकेलापन दिखाई दिया। जब डैड ने हंटर बनने का सफ़र शुरू किया था तो वो अक्सर मिशन से बुरी तरह घायल होकर घर लौटते थे। मैं छोटा था। मैं डरता था कि कहीं मैं उन्हें भी ना खो दूँ। मैं बस यही चाहता था कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊँ, इतना ताकतवर हो जाऊँ कि उनकी जगह मैं लड़ सकूँ, ताकि उन्हें फिर कभी चोट ना पहुँचे। विवेक ने गर्व से सिर उठाया। मैं सक्सेसर इसलिए नहीं बना कि मुझे पावर चाहिए थी। मैं इसलिए बना ताकि मेरे पिता आराम कर सकें। वो मेरे हीरो हैं और मैं उनकी ढाल। विवेक की इस बात ने सबका दिल जीत लिया। हॉल में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वो स्टूडेंट हंटर्स जो पहले उन्हें बिना मेहनत के आए रईसज़ादे समझ रहे थे, अब शर्मिंदा होकर ज़मीन देख रहे थे। आखिर में माइक अनिकेत के पास पहुंचा। अनिकेत सबसे शांत था,
उसका व्यक्तित्व किसी मजबूत चट्टान जैसा था। मेरा सफ़र, अनिकेत ने छोटी और संधी हुई आवाज़ में कहा। मेरी फैमिली एक मिलिट्री बैकग्राउंड से है। मेरे पास सुनाने के लिए कोई इमोशनल कहानी नहीं है, क्योंकि वो एक पल रुका। मुझे बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला। पूरा हॉल सन्न रह गया। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मेरे हाथों में लकड़ी की तलवारें दी जाती थीं। जब बच्चे कार्टून देखते थे, मुझे रणनीतियाँ रटाई जाती थीं। कम सोना, ज़्यादा मेहनत और कभी हार न मानना, यही मेरी परवरिश थी। अनिकेत ने भीड़ की आंखों में देखा। मुझे दर्द महसूस करना मना था, रोना मना था। मुझे एक इंसान नहीं, एक हथियार की तरह बढ़ा किया गया है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एक हथियार ही देश की रक्षा कर सकता है, एक आम इंसान नहीं। अनिकेत की बातों में जो कड़वाहट और गर्व का मिश्रण था, उसने सबको भावुक बना दिया था। सबको समझ आ गया था कि उस स्टेज पर खड़े होने की कीमत इन पांचों ने अपने खून, पसीने और बचपन की कुर्बानी लेकर चुकाई है। तालियों की गूंज इस बार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ में बैठी ईशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि दुनिया जिसे पावर कहती है, उसके पीछे कितना दर्द छुपा होता है। लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने भाई पर अटका था। तभी होस्ट, जो खुद आंसू पूछ रही थीं, ध्रुवांश की ओर बढ़ी। अब बारी थी उस लीडर की जिसने इन सबको एक साथ बांध रखा था। और अब होस्ट ने ध्रुवांश की ओर इशारा किया। और अब हमारे सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले सक्सेसर ध्रुवांश, प्लीज आप भी कुछ कहें। ध्रुवांश ने माइक हाथ में लिया। उसकी नज़रें पूरे ऑडिटोरियम में घूमी और सीधे उस रो में जाके रुकीं जहां ईशा, कृति, प्रिया और सिल्वी बैठी थीं। ध्रुवांश ने एक छोटी प्यारी मुस्कान दी, वही मुस्कान जो वो घर पर ईशा को देता था। मेरा सफ़र, ध्रुवांश ने बोलना शुरू किया। ध्रुवांश अपनी कहानी में क्या बताएगा? क्या वो ईशा के लिए अपने बलिदान का जिक्र करेगा? और इस भाषण के बाद कॉलेज में क्या नया तूफान आने वाला है? कहानी अब एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर है।